नाउ यू सी मी मूवी की शुरुआत होती है हॉर्समैन नाम के कुछ जादूगरों से। मूवी की शुरुआत में हम एक जादूगर को देखते हैं जिसका नाम डैनियल होता है। वो प्लेइंग कार्ड से कुछ लोगों को अपना मैजिक दिखा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मैरिट पर, जो एक हिप्नोसिस एक्सपर्ट है, मतलब वो किसी का भी माइंड कंट्रोल करके अपना काम करवा सकता है। उसके बाद जैक की एंट्री होती है जो एक बोर्ड के सामने जादू दिखाता है। फिर आती है हेनली जो न्यूयॉर्क सिटी में मैजिक परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन उस वक्त एक मिस्टीरियस आदमी सबको चुपके से देख रहा होता है। अब ये आदमी कौन है ये तो हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। अब थोड़ी देर बाद इन चारों को कुछ कार्ड्स मिलते हैं। इन कार्ड्स पर दी आई का सिंबल होता है और एक एड्रेस और डेट भी लिखी होती है। बेसिकली ये एक इनविटेशन होता है। फिर ये चारों उस एड्रेस पर पहुंचते हैं जो कार्ड पर लिखा होता है। वहाँ एक बिल्डिंग होती है जिसका ताला जैक तोड़ देता है। अंदर जाके उन्हें एक गुलाब और एक मग में पानी मिलता है जो ग्लास का होता है। जैसे ही हेनली गुलाब को पानी में डालता है, फ्लोर से स्मोक निकलता है और एक प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है। अब प्रोजेक्टर पर एक शो का डिजाइन दिखाई देता है और अब इन चारों को मिलकर इस पर काम करना होता है। फिर मूवी की स्टोरी एक साल आगे जंप करती है और अब हम इन चारों को लॉस वेगास में एक साथ एक बड़ा मैजिक शो करते हुए देखते हैं। इस शो में दो नए लोग भी होते हैं, आर्थर और थेडियस। आर्थर एक रिच बिजनेसमैन है जो शो का स्पॉन्सर भी है। थेडियस का काम होता है जादूगरों के मैजिक को एक्सपोज करना, यानी उनकी ट्रिक्स का राज सबके सामने लाना। शो के दौरान वो सब रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। अब शो का सबसे बड़ा ट्रिक होता है बैंक रॉबरी। मैजिशियन ऑडियंस में से एक आदमी को बुलाते हैं और उसकी बैंक डिटेल्स ले लेते हैं। डैनियल उस आदमी को एक कार्ड देता है और कहता है कि उस पे साइन करके अपनी पॉकेट में रख लो। फिर मैरियट और जैक उस आदमी को एक स्पेशल हेलमेट पहनाते हैं जिससे वो शो से कनेक्टेड रहे, और हेनली स्टेज पर एक टेलीपोर्टेशन मशीन ले आती है। इस मशीन के थ्रू वो आदमी पेरिस के बैंक में टेलीपोर्ट हो जाता है, स्टेज से लिटरली गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर दिखता है कि वो आदमी बैंक के लॉकर में सच में पहुंच गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। वो आदमी डैनियल के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपना साइन किया हुआ कार्ड और शो के पैसे उस कार्ड पर रख के हेलमेट से एक बटन दबाता है। इससे सारा पैसा वेंटिलेशन पाइप के थ्रू वापस शो के लोकेशन पे आ जाता है। अब पूरा हॉल पैसों से भर जाता है और जब लोग इन पैसों को चेक करते हैं तो वो पैसे बिल्कुल असली होते हैं। दूसरी तरफ जब वो बैंक खोलता है तो वहाँ पैसे नहीं मिलते, बस वो साइन किया हुआ कार्ड और शो की टिकट्स मिलती हैं। इस रॉबरी की वजह से ये लोग काफी फेमस हो जाते हैं। फिर पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और FBI को इस केस की इन्वेस्टिगेशन मिलती है। FBI ऑफिसर अपने इंटरपोल एजेंट एल्मा ड्रे के साथ उस आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जो हॉर्समैन के शो में यूज किया गया था, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो आदमी हिप्नोटाइज था और हॉर्समैन ने शो के दौरान उसे हिप्नोटाइज कर दिया था। फिर इन्वेस्टिगेशन हॉर्समैन तक पहुंचती है, लेकिन वो अपनी ट्रिक्स और बातों से पुलिस को कंफ्यूज करके वहां से भाग जाते हैं। पुलिस के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता, इसलिए वो उन्हें छोड़ देते हैं। यहाँ FBI ऑफिसर चाहता है कि ये केस जल्दी से सॉल्व हो, और जैसे ही उसे पता चलता है कि थेडियस मैजिशियंस को एक्सपोज करने वाला आदमी है तो वो उसकी मदद लेने जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है। उनकी बातों के दौरान हमें लियोनल श्राइक के बारे में पता चलता है जो एक अमेजिंग मैजिशियन था, पर थेडियस के एक्सपोज करने से उसका करियर खत्म हो गया। लेकिन लियोनल ने हार नहीं मानी और नए ट्रिक्स बनाने लगा, लेकिन एक दिन अपनी एक ट्रिक परफॉर्म करते वक्त लियोनल की मौत हो गई। जब ऑफिसर थेडियस से पूछता है कि क्या तुम लियोनल श्राइक की मौत के जिम्मेदार अपने आप को समझते हो, तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ अपनी ट्रिक की वजह से मारा गया था। फिर थेडियस एक्सप्लेन करता है कि कैसे हॉर्समैन ने वो बैंक लूट लिया था। वो बताता है कि उन्होंने एक आदमी को पहले ही हिप्नोटाइज करके बैंक की डिटेल्स मांगी थी। फिर स्टेज के नीचे एक बैंक का सीन बनाया गया था। उस आदमी ने वहां जाने का सोचा भी नहीं, वो तो सिर्फ स्टेज के नीचे गया था, और जो पैसे बैंक से गायब हुए थे वो यहाँ आए थे। थेडियस कहता है कि शायद उन पैसों को ट्रांसफर होने के टाइम पे ही चोरी कर लिया गया था। उसके बदले में बैंक में नकली पैसे रख दिए गए जो फायर पेपर से बने हुए थे, और बाद में जाके वो अपने आप जल गए और वहाँ से गायब हो गए। अब हम हॉर्समैन्स को एक नए शो में देखते हैं। इस शो में डायलन और थेडियस भी आते हैं। ये लोग अपनी लास्ट ट्रिक के लिए बिजनेसमैन आर्थर को बुलाते हैं जो इनका शो का स्पॉन्सर होता है। यहाँ डैनियल शो में आए लोगों से उनका बैंक बैलेंस चेक करने को कह रहा होता है। उसके बाद हेनली एक बड़ा चेक लेके आती है जिसमें वो पैसे मेंशन होते हैं जो आर्थर के प्राइवेट बैंक में थे। फिर शो में आए लोगों से उनका बैंक बैलेंस दोबारा चेक करने को कहा जाता है और उनके अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है। जितने पैसे शो में आए लोगों को मिलते हैं उतने ही पैसे आर्थर के अकाउंट से कम हो रहे होते हैं।
ऐसे ही शो में आए लोगों को सारे पैसे मिल जाते हैं और आर्थर का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। फिर हॉर्समैन बताते हैं कि ये लोग जानबूझकर बुलाए गए थे। इन लोगों को नेचुरल डिजास्टर की वजह से नुकसान हुआ था। जब वो इंश्योरेंस क्लेम लेने गए थे तो उन्हें कुछ भी पैसे नहीं मिले थे और इंश्योरेंस कंपनी आर्थर की थी, इसलिए आर्थर के अकाउंट से पैसे निकाल कर उनको दे दिए। ये सब बताकर हॉर्समैन वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब डायलन उन लोगों को पकड़ना चाहता है, लेकिन वो फिर भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगले दिन डायलन की साथी उसे आई मैजिशियन कम्युनिटी के बारे में बताती है। वो लोग अमीरों से पैसे चुरा के गरीबों को देते हैं और गलत कामों को रोकते हैं। वो बताती है कि आई कम्युनिटी हर कुछ सालों में 2-3 मैजिशियंस को अपनी कम्युनिटी में शामिल करती है और उसे लगता है कि शायद वो हॉर्समैन्स आई कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद डायलन कहता है कि मुझे लगता है कि उनके साथ कोई 5वां आदमी भी है जो उनकी मदद करता है। उसके बाद डायलन का फोन खराब हो जाता है। जैसे ही वो फोन चेक करता है उसे पता चलता है कि वो फोन उसका तो है ही नहीं, बल्कि उसका फोन डेनियल के पास है। इस फोन में सभी मैसेजेस और कॉल्स ट्रेस हो रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करते करते डायलन को उनका एड्रेस मिलता है जहां वो हॉर्समैन 1 साल से रह रहे थे, लेकिन डायलन के वहां पहुंचने से पहले हॉर्समैन अपने सभी सबूत मिटा देते हैं। जैक कुछ पेपर जला रहा होता है और तभी डायलन वहां पहुंचता है। बाकी तीनों हॉर्समैन वहां से चले जाते हैं और जैक वहां रुक जाता है। जैक को अभी भी कुछ काम करना था और इतने में उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, पर जैक पेपर लेकर भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि जैक की कार के पीछे FBI की कार लगती है क्योंकि वो जैक को पकड़ना चाहते हैं। उन्हें वो डॉक्यूमेंट चाहिए थे जो उसके पास थे। फिर जैक की कार का एक्सीडेंट स्टेज किया जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया और FBI जल्दी से उसकी कार से डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती है, तभी कार ब्लास्ट हो जाती है। डायलन को उन पेपर से पता चलता है कि हॉर्समैन्स अब एक डेटा वॉल्ट कंपनी ऑक्टा को लूटने वाले हैं जिसमें $1 मिलियन की करप्शन थी। गवर्नमेंट भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और ये केस FBI के अंडर था। अब यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन उस हॉर्समैन ने डायलन के मोबाइल से ली थी। उनको पता चलता है कि वो पैसे एक सिक्योर्ड लॉकर में हैं जो एक हाउस में रखा गया था। FBI की टीम वहां जाती है उस बॉक्स की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें हाउस बिल्कुल खाली मिलता है। वहां उनको कोई भी लॉकर नहीं मिलता। फिर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें ये पता चलता है कि डायलन के बॉस ने उस लॉकर को ट्रांसफर करने की परमिशन दी थी। मतलब हॉर्समैन्स ने डायलन के बॉस को भी हिप्नोटाइज कर लिया था। फिर जब ट्रक को ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि वो लॉकर गलत था और उसमें सिर्फ बलून भरे हुए थे। और फिर हम देखते हैं कि हॉर्समैन YouTube पर एक वीडियो डालते हैं जिसमें वो अपने नए और आखिरी शो के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि उनका शो किस जगह होगा, किस टाइम पर होगा और ये भी बताते हैं कि जो शो है वो बिल्कुल फ्री होगा और इसमें सभी लोग आ सकते हैं। अब ये सब कुछ FBI को पता चल जाता है और वो उनके शो के लोकेशन पर जाते हैं। यहाँ पर मैजिशियंस बिल्डिंग के अंदर से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं और प्रोजेक्टर से बिल्डिंग के ऊपर विजुअल्स दिख रहे होते हैं। अब FBI टीम बिल्डिंग के रूफटॉप पर जाती है जहां वो मैजिशियंस को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो सिर्फ उनके पुतले होते हैं। फिर वो देखते हैं कि तीनों मैजिशियंस दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और फिर वो बिल्डिंग से जंप करते हैं, लेकिन ये तीनों असली नहीं होते, सिर्फ प्रोजेक्शंस होते हैं। तभी पैसे उड़ना शुरू हो जाते हैं। लोग पैसे कलेक्ट करने लगते हैं, लेकिन एक FBI एजेंट नोटिस करता है कि पैसे नकली हैं। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पैसा नकली है तो असली पैसा कहाँ गया। फिर थेडियस अपनी कार के पास जाता है और जब वो कार अनलॉक करता है तो उसमें पैसा मिलता है। इससे पता चलता है कि पैसा उसने चुराया था या उसके लिए चुराया गया था। पुलिस थेडियस को अरेस्ट कर लेती है। अब डायलन को शक होता है कि थेडियस ही 5वां हॉर्समैन है। अब जेल में डायलन थेडियस से मिलने जाता है। थेडियस कहता है कि उसे सब पता है कि ये सब कैसे किया गया है। वो बताता है कि जैक मरा नहीं है, वो जिंदा है। जिस कार का FBI पीछा कर रही थी उसमें जैक था ही नहीं, बल्कि वो कोई दूसरी कार थी। वो कहता है कि जहां FBI गई थी वहां सिर्फ एक मिरर लगाया गया था जिससे रूम खाली लग रहा था और असल में जो असली लॉकर था वो उस मिरर के पीछे था। जब FBI दूसरा लॉकर ढूंढने गई तभी वो वापस आया, मिरर तोड़कर लॉकर खोला और पैसे ले गया। डेनियल कहता है कि कोई मरने का नाटक क्यों करेगा और वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे। तो थेडियस जवाब देता है कि ये बात मुझे भी समझ नहीं आई। आखिर में डायलन कहता है मुझे सब समझ आ गया है। जब थेडियस पीछे मुड़ता है तब हमें पता चलता है कि डायलन ही 5वां हॉर्समैन है। ये मूवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री अब रिवील होती है क्योंकि वो जेल के अंदर से अचानक से बाहर चला जाता है। एक्चुअली में वो लियोनल श्राई का बेटा है जिसका करियर थेडियस ने खत्म किया था।
वो बताता है कि श्राइक जिस लॉकर में गया था वो एक अल्कोहल कंपनी ने बनाया था और उसी लॉकर की वजह से श्राइक की मौत हो गई थी। इंश्योरेंस भी नहीं मिला और बदले में ये सारी प्लानिंग की गई थी। वो बताता है कि हॉर्समैन ने उन्हीं लोगों को टारगेट किया था जो उस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये चारों मैजिशियंस न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क जाते हैं। वहाँ एक ट्री के अंदर उन्हें आई का सिंबल मिलता है। जैसे ही वो अपने अपने कार्ड्स उसमें इंसर्ट करते हैं, पूरी लोकेशन जगमगाने लगती है। अब डायलन सामने आता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। डायलन ही उन सब को अब तक इकट्ठा कर रहा था और वो भी आई कम्युनिटी का हिस्सा होता है। और इसी के साथ डायलन उन सब को आई कम्युनिटी में वेलकम करता है। और इसी के साथ नाउ यू सी मी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।